एक जी। रेफ़रेंस चाहिए वेबसाइट का। और दूसरा एक आंसर मुझे चाहिए कि कोई ऐसा इस्लामिक स्टेट जहाँ कंप्लीटली कुरान की हाँ, आयतों के हिसाब से वो निज़ाम चला हो। हाँ, ठीक, ठीक। हाँ, ये रह गया था। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी मुस्लिम स्टेट नहीं, मैं उसको इस्लामिक स्टेट भी नहीं कहता। कोई भी मुस्लिम स्टेट नहीं है, जो इस्लामिक स्टेट की डेफिनिशन पे पूरी उतरती हो या जहाँ पर इस्लामिक लॉ मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो, कोई भी नहीं टिल है। डेट अब आज तक भी? नहीं, आज की डेट में नहीं है, पहले तो रही हैं। जैसे खुलफा राशिदीन का टाइम है, उसमें रही हैं। अब्दुल अजीज का टाइम है, उमर बिन अब्दुल अजीज, उनके टाइम के ऊपर रही हैं। उसके बाद कई स्टेट्स हैं जिनके अंदर रही हुई हैं। ठीक है ना, जिक्र मिलता है आपको। अंदलुस के अंदर स्टेट है, जैसे बनु उमैया जो है, बनु अब्बास से निकल कर जब वहां गए थे तो उन्होंने काफी अच्छा वहां पर डील किया कुर्तुबा के अंदर। तभी बड़ी अच्छा, जबरदस्त तरीके से वहां पर डेवलपमेंट हो पाई। तो काफी चीजें थी। इसी तरीके से बनु अब्बास हो या इवन बाद के कुछ लोग हों, जैसे ममालिक का दौर है, उनके यहाँ भी काफी हद तक बेहतर थी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि 110% नहीं। ठीक है ना? अच्छा, फिर इसी तरीके से जो कई ने खिलाफत उस्मानिया का नाम लिया, मैं उसको खिलाफत उस्मानिया तो नहीं, सल्तनत उस्मानिया कहता हूँ, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। खिलाफत वर्ड खुलफाए राशिदीन के बाद इस्तेमाल नहीं किया गया और ना करना चाहिए, ये याद रखना है। खिलाफत का वर्ड किसी पॉलिटिकल सिस्टम यानी किसी पॉलिटिकल रिजीम या पॉलिटिकल स्टेट के लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, ये मेरी राय है। अच्छा, अच्छा। खुलफाए राशिदीन के बाद किसी ने भी खुद को खलीफा नहीं कहा, ठीक है ना? और एहतरामन नहीं कहा, उनको भी पता था, ठीक है ना? तो अच्छा, तो जो सल्तनत उस्मानिया है, उसके अंदर भी काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं मगर 100% नहीं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया जैसे-जैसे ख़ास तौर पर जो सुल्तान अहमद था, हुँ, सुल्तान अहमद जिसने जामिया ये मस्जिद जो उस्मान मस्जिद है जो बनाई ब्लू तुर्की वाली, उसके बाद हुँ, से जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, उसमें होना ये शुरू हुआ कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात उनके बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इस उस वक़्त जो सल्तनत उस्मानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर फ्रांस की और ग्रीक लॉ की छाप दिखाई देती है आपको। अच्छा, अच्छा। इसीलिए उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्योरली इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन था। हाँ, इसमें बाद में जाकर एक एक फ़र्द ने आकर कोशिश किया उसको रिवर्स करने की, ठीक है? जैसे सुल्तान अब्दुल हमीद का नाम लिया जाता है, जो आखिरी लीडर थे अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव। अम, तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद जो हैं, उन्होंने कोशिश की मगर वो रिवर्स नहीं कर पाए उसको, ठीक है? उस सिस्टम को। इस सिस्टम पर अगर किसी ने देखना है तो प्रोफ़ेसर जो प्रोफ़ेसर क्या नाम है उनका यार? हमीदुल्लाह। प्रोफ़ेसर हमीदुल्लाह साहब ने इस पर बात की है कि अ, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन जब तुर्क में पहुंचा है तो उस पर फ्रांस के और यूनान के कानून के असर-अंदाज़ी या किस तरीके से उस पर उसने इफ़ेक्ट किया है। ठीक है ना? अ, अब ये चीज़ एक है भाई मेरे। एक चीज़ मुझे जो है थोड़ी-सी अब वो दिक्कत करने नहीं महसूस दे रहे, हो रही है। सॉरी, सॉरी, यहाँ ये पॉइंट अगर मैं ना कहूँ तो ज़्यादती होगी। ठीक है अच्छा, ना? अच्छा, कहते हैं प्लीज़, क्योंकि ये प्लीज़ कहिए। गलतफ़हमी है। आम तौर पर लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं कि चूँकि इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर 57 या 60 के करीब मुल्क हैं मुसलमानों के और कहीं भी शरिया नहीं है, लिहाज़ा शरिया लॉ जो है वो शायद प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है आज के दौर में, अप टू डेट नहीं है, आउटडेट हो चुका है, लिहाज़ा इसलिए नहीं है। नहीं, सॉरी, ये बात नहीं है। इसके 2 बड़े कारण हैं, विष्णु भाई। एक अच्छा, कारण है इंटरनल, अंदरूनी, और एक रीज़न है एक्सटर्नल। इंटरनल रीज़न सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बात करना, वो ये है कि जितनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर बड़े पैमाने पर कभी ये कोशिश की नहीं गई सीरियस होकर कि एक ऐसा मुसव्वदा और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए जो इस्लाम के करीब तर हो। रिसेंटली 73 में कोशिश की गई, मगर उसका हाल जो अब हो रहा है, अभी तरमीम की गई है, उस तरमीम के बाद जो हाल अहवाल हुआ है, वो सबके सामने है। तो खैर, पीछे भी जो तरमीमें की गईं, उन तरामीम के अंदर भी आपको कई चीज़ें दिखाई जाती हैं जो अन-इस्लामिक हैं, चाहे वो होमोज़ के हवाले से बहसें हुई हों, ठीक है? औरतों के हवाले से जो फ़ाहशी और यानी कि छूट दी गई हो, इस तरह की कई चीज़ें, या सदर को या गवर्नर को जो एक्सेप्शन दी गई है कि उसके ऊपर केस नहीं चल सकता, या सज़ाए मौत को रोक देने का इख्तियार जो प्रेज़िडेंट के पास है, ये इस्लामी कानून के तहत नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है।
इसी तरीके से जो एक्स्ट्राडिशन के जो लॉज़ वगैरह आमतौर पर देखने में आते हैं, वो चीज़ें इस्लाम के साथ मेल नहीं खाते हैं बहुत सी जगहों पर। और भी बड़ी चीज़ें हैं, यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कितना अन-इस्लामिक है, इसके ऊपर तो बड़ी लंबी-चौड़ी बात हो सकती है, मगर मैं ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर बात करूँ, तो सबसे बड़ा इंटरनल मसला क्या है? अंदरूनी रेजिम्स, जो इंटरनल रेजिम्स हैं, वो सेकुलर और लिबरल लॉबी होने की वजह से कभी भी नहीं चाहते कि इस्लाम इम्प्लीमेंट हो। इसका अंदाज़ा 1950s की तहरीक से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में 1950s में 52-53 के एरा में एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ था जो कट्टर सेकुलर और कट्टर किस्म का लिबरल था। चीफ जस्टिस, जस्टिस मुनीर नियाज़ी। उसकी किताब है फ्रॉम जना टू ज़िया। उस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान को तो होना ही सेकुलर चाहिए था और उसने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों को तोड़-मोड़ कर पेश किया। आज तक सेकुलर लॉबी जस्टिस मुनीर नियाज़ी को अपना बाप तस्लीम करते हुए उसकी तहरीरों को पढ़ते हैं और उसको सिलेबस के तौर पर देखते हैं, मुनीर नियाज़ी को। हालाँकि ये वो पोस्ट इसी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर पे आ जाएँ आप, वो कादियानी बैठा रहा, उसने किस तरीके से लॉबिंग करके पाकिस्तान की स्टेट के अंदर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आने दिया। अच्छा, फिर रही सही कसर हमारे अंदर के मसलक परस्ती और फ़िरका परस्ती ने निकाल दी। हम एक पेज पे इकट्ठा ही नहीं होने दिया गया। कभी किसी को खरीद लिया, कभी किसी को खरीद लिया। जिसके नतीजे में पाकिस्तान तो हमारे साथ की मिसाल है ना, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। नहीं हो सका। अब ये है इंटरनल। तो उलमा ने अगर कोई एक आध कोशिशें की भी, उन कोशिशों को इंटरनल रेजीम ने जो सेकुलर लिबरल बैठी थी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी हो, उन्होंने दबा दिया और उसको सामने नहीं आने दिया। इस चीज़ को अगर आपने पढ़ना है तो मौलाना मौदूदी साहब ने अपने रसाइल और मसाइल के अंदर भी और तफ़हीमात के अंदर भी, मेरी एक वीडियो है अ, सेकुलर पाकिस्तान। अब आज तक ऑफिशियल पर पड़ी है, सेकुलर पाकिस्तान। उसमें सेकुलर पाकिस्तान में मैंने वो वीडियो के अंदर वो रेफरेंसेस दिखाए हैं कि मौलाना मौदूदी कहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत ना आने की वजह कौन है? उन्होंने ये चीज़ ज़िक्र की वहाँ पर, ठीक है ना? तो ये जी। पढ़ने से ताल्लुक है। इसी तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया, जो यहाँ की जर्नलिज़्म था, वो जर्नलिस्ट ने बायसनेस शो की, क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी सारी की सारी वेस्ट से हो रही थी और ब्रिटिश यहाँ पर अपना असर रसूख चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आज़ाद होने के बाद ये लिटरली आज़ाद ब हों, ना इंडिया, ना पाकिस्तान। वो कभी नहीं चाहते थे कि लिटरली ये लोग आज़ाद हों। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि इनकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाए। लिहाज़ा रही सही कसर पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल फेमिनिस्ट जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर नौजवानों को डिस्टॉर्टेड किस्म की हिस्ट्री पेश की और उन पॉलिटिशियंस के बारे में बातें करना शुरू की, उनको ग्लैमराइज़ किया गया, उनको हीरो बनाकर पेश किया गया, जो शायद टू नेशन थ्योरी के बारे में पता नहीं क्या राय रखते थे और क्या बात हो, बहरहाल जो भी अभी बात है लंबी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ विष्णु प्रभाकर भाई कि ये है इंटरनल रीज़न जिस वजह से पाकिस्तान में या किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर शरीयत नाफ़िज़ नहीं हो सकी। अच्छा, ये सऊदीया में आ जाएँ। सऊदीया में जिस वक़्त लॉरेंस ऑफ अरेबिया प्लांट किए जा रहे थे और ब्रिटिश जो हैं वो जासूसपन के अंदर आ रहे थे और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया का असर और रसूख ख़त्म करने के लिए वहाँ मुख्तलिफ कबाइल को इकट्ठा करना शुरू किया। जो कबाइल ट्राइबल सिस्टम में उस वक़्त मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे थे। कोई रियाद में था, कोई बकीक में था, कोई हासा में था, कोई बहरीन में छुपे हुए थे, कोई जद्दा की साइड पे छुपे हुए थे, मुख्तलिफ कबीले थे। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने जाके उन तमाम कबाइल को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ इकट्ठा किया। उस वक़्त एक आदमी रजीम उठी जो कि ये सऊद के नाम से ख़ानदान शुरू हुआ, जो कि आगे आले सऊद है, ठीक है। अब कथानज़र इससे है कि उन्होंने क्या फ़ायदा सोचा, क्या नहीं सोचा, उन्होंने कहा हमारी लोकल रजीम आ जाएगी, सारा कुछ होगा। मगर कुछ वादे थे जो वादे उन्होंने किए, वो वादे पूरे नहीं किए। वो वादे ये थे कि आले सऊद कभी भी शरीयत के मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। शरीयत का मामला हमेशा अहले रुश्त के पास रहेगा। ये फैसला किया गया था। उन्होंने इस फैसले का इनकार किया, तोड़ा इस फैसले को और अच्छा। इस फैसले को तोड़ने का नतीजा ये निकला कि आज आले सऊद हर आलिम दीन की ज़ुबानबंदी कर रहे हैं, हर उस स्कॉलर को जेल के पीछे डाल देते हैं, उम्र कैद। वो बंदा ट्विटर पे आकर ये बोल देता है ना
वो यूट्यूब पे आके ये बोल देता है कि तुम लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम लोगों ने तो नाम लिया था कि जनाब ये तुम्हारे खानदान को हुकूमत तो सिर्फ़ इसलिए दी गई थी। आहिस्ता-आहिस्ता आले सऊद ने पैसे देकर या कैसे भी करके इन लोगों को खरीदना शुरू किया और ये लोग इस तरह फँसते चले गए। ये वजह। तुर्की के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया टूटी, वहाँ जो रजीम खड़ी हुई वो कट्टर किस्म की सेकुलर थी, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खड़ी की। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का इनकलाब ये था कि जो टोपी नहीं पहनता था ना, ये हैट, जो गोरे वाली हुँ, ब्रिटिश जिस तरह हैट पहनते थे, उसको वो जी, जेल में डाल देता था और औरतों के हिजाब उतरवा कर उनको कहा गया कि तुमने जनाब ये ब्रिटिश किस्म के लिबास पहनने हैं। और रस्मुल ख़त जो तुर्क का रस्मुल ख़त था, जो कि उर्दू के स्टाइल में, जो आज हम उर्दू देखते हैं अरब के स्टाइल में, रस्मुल ख़त चेंज करके रोमन में किया गया, ताकि यूरोप के ज़्यादा करीब हो जाएँ। उसके हुँ, बाद जितनी रेजीम्स आई हैं, वो सारी की सारी यही कोशिश करती रहीं कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएँ। इवन तैयब उर्दगान भी यही कोशिश करता रहा कि यूरोपीय यूनियन का हम हिस्सा बन जाएँ, यूरोपीय यूनियन का हम हिस्सा बन जाएँ। इसी वजह से कई सीरियंस को उन्होंने अकोमोडेट किया, 8 लाख के करीब। इस नाम के ऊपर कि अगर आपने 8 लाख सीरियंस को अकोमोडेट किया, तो यूरोप कुछ सोचेगा कि आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना दे। वो भी नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाया। तो खैर ये सारी बात, अब सारी जंग जो चल रही थी, वो सारी जंग इस बेस पर थी कि किसी भी रियासत को आपने इंडिपेंडेंट नहीं होने देना। एक कैंप है वेस्टर्न पूरी की पूरी लॉबी, जो कभी नहीं चाहती कि इस्लाम किसी स्टेट के अंदर 110% आए, वो कभी भी नहीं चाहती। तो ये आवाजें उठने नहीं दी गई। मिस्र के अंदर हुआ। मिस्र के अंदर क्या था, 1960s में एक कट्टर सोशलिस्ट और लिबरल हुकूमत आई जमाल अब्दुल नासिर की, जो हुँ, कि तकरीबन पिछले 20-30 सालों के अंदर हुकूमत कर रहा था, डिक्टेटर। हुँ, उसने पकड़ के इस्लामिक स्कॉलर्स को मानना शुरू कर दिया। हसन अल बन्ना एक नाम आया, अखवान का बड़ा लीडर आया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, सारी जिंदगी वो जेल में पड़ा रहा। मैं याद रखें, अभी जितनी जमातों के नाम ले रहा हूँ, इनमें से मैं किसी का प्रो सपोर्ट नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ये हुआ है पिछले 50 सालों के अंदर। लिहाजा पिछले 50 से 100 सालों के अंदर जो हुआ है, या 100 150 साल के अंदर, उसके नतीजा ये निकला है कि कोई भी स्टेट आज आपको इस्लाम के करीब नजर नहीं आती, सेकुलर नजर आती है, क्योंकि हमने 100 150 सालों के अंदर ये मारें खाई हैं। 100 150 सालों में उन मुस्लिम इस्लामिस्ट ने जो चाहते थे इस्लामी शरिया है, क्या हुआ, बिल्कुल। हसन अल बन्ना को अंदर डाल दिया और अखवान के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक नाम उठा सैयद कुतुब का, वो क्लीन शेव जर्नलिस्ट था, एक पोएट था, लिटरेचर का मानने वाला था, उसने किताबें लिखना शुरू की। 1960s 50s में और 60s में उसको पकड़ के ले गए, उसको जाके अदालत में खड़ा किया, उसको कहा तुम ये कहते हो कि जनाब ये शरीयत के मुताबिक स्टेट चलनी चाहिए और तुम जो है ना मुसलमानों को भड़काते हो और उकसाते हो और ये करते हो वो करते हो हुकूमत के खिलाफ। उसने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, एक कुफर की स्टेट को मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम इस्लाम, ये तो मुसलमानों का मुल्क था, तो मुसलमान की शरीयत चलनी चाहिए। हुँ, उन्होंने पकड़ के उसको कटहरे में खड़ा किया, उसको सज़ाए मौत सुना दी 1960s में, सैयद कुतुब को। तो ये चला। अब देखें, इख़्वान 51% वोट लेके इख़्वान आए थे, मोहम्मद मुर्सी जब सदर बना था, नहीं चलने दी, बगावतें शुरू हो गईं। उसने आके यूएन के अंदर तकरीर की कि फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती हो रही है और हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और हम इस्लामिक मुल्कों के साथ खड़े हैं और हम शरीयत लेकर आएँगे। 51% वोट था, 51% वोट। मुर्सी को हटा हुँ, दिया, ये कहते हैं हम डेमोक्रेट हैं। अगर डेमोक्रेसी थी, तो वो तो वोट लेके आया था। उसको पकड़ा दिया, उस पर केस चलाया, पता नहीं गोली दे, मुझे तो यही लगता है कि उसको गोली दे के उसको हार्ट अटैक करवा दिया। वो जेल के अंदर ही, जिस वक़्त वो उसकी सेशन चल रहा था, उसको हार्ट अटैक आया, वो फ़ौत हो गया मोहम्मद मुर्सी। सदर को उठा के ले गए। तो कैसे आएगी? 2 रास्ते हैं, इंटरनल, ये मैं सारी बात कर रहा हूँ अभी इंटरनल। हुँ, 2 रास्ते हैं, या तो एक रास्ता ये है कि मुसलमान कानून अपने हाथ में लें, इसके लिए भी इस्लाम उनको मना करता है कि आपने अपने मुसलमानों के खिलाफ हाथ नहीं उठाना, हुँ, ठीक है ना? आपने ज़ुल्म ज़्यादती नहीं किसी के साथ करनी, जब तक अमन शांति है। इससे इस्लाम आपको मना कर देता है। अब क्या चीज़ रह जाती है? दावत इस्लाह के ज़रिए या तहरीक के ज़रिए या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ज़रिए लेकर आएँ, वो मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है? वो मुसलमान कर रहे हैं। अब बैरूनी ताकतें
जिनको पता था कि अगर इस्लामिक सिस्टम आएगा उनकी सारी की सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अब जरा सुनते जाना। इस वक्त पूरी दुनिया में जो टॉप इंडस्ट्री बिजनेस कर रही है वो पॉर्न इंडस्ट्री कर रही है। टॉप का बिजनेस पॉर्न इंडस्ट्री। हम्म, हर चीज ब्लैक के अंदर है, पैसा सारा ब्लैक। इस्लामी शरीयत नाफिज होगी, पॉर्न बैन हो जाएगा। वो आने देंगे कभी? अल्कोहल, अल्कोहल कंजप्शन, तंबाकू कंजप्शन, इस्लाम आएगा ये सब बैन हो जाएगा। आपको पता है, पढ़े जरा किताब, यूएन हम्म, रेडली की किताब पढ़े जो अफगानिस्तान के बारे में लिखी। इसके बाद वो जॉन रोज की किताब थी अफगानिस्तान के बारे में, वो पढ़े। फीमेल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने लिखा है कि 1990s में जब मुल्ला उमर की हुकूमत आई, उससे पहले जब सोवियत यूनियन वहां पर हुकूमत कर रहे थे, दुनिया की टॉप प्रोडक्शन ओपीएम की अफगानिस्तान से हो रही थी। जी, जी, टॉप बिल्कुल। पे ओपीएम अफगानिस्तान से आता था। हुँ, हिंदुस्तान में नशा फैला, पाकिस्तान की यूथ तबाह हुई, इंडिया की यूथ, पंजाब डूब गया। ठीक है, हुँ, उसी टाइम पे 90s के अंदर पंजाब के लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के इंडिया के अंदर मरते थे, पाकिस्तान के अंदर मरते थे, बांग्लादेश में नशा आता था, ईरान में ये सारी जगह नशा आता था 90s में। मुल्ला उमर आया, उसने कहा गर्दन उड़ा के रख दूंगा जिसने किसी किस्म की ओपीएम की काश्तकारी की। 1992 का धड़ाम से नीचे पूरी की पूरी मार्केट आती है। वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर दौड़े लग गई लोगों की। उन्होंने कहा ओए ये क्या है, हमारा तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, ये क्या बात कर रहे हो? तालिबान को साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ। उन्होंने कहा जी क्या इशू उठाएं? ए जी औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, औरतों को पढ़ने नहीं देते, क्योंकि वुमेन फेमिनिज्म जो है वो एक इमोशनल कार्ड के तौर पर था। लिहाजा तालिबान को साइड में लगाओ, फलाना लगाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो। मैं अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर दिस इज अ फैक्ट, ये हिस्ट्री है जो जर्नलिस्ट ने लिखी है। इन्होंने उठा के साइड पर कर दिया। एक रिपोर्ट आई, सीआईए की रिपोर्ट डी क्लासिफाई हुई और उसके ऊपर मूवी बनी जिसको बाद में बैन कर दिया। एक जर्नलिस्ट को किल कर दिया जाता है तो उसने वो रिपोर्ट डी क्लासिफाई जो है उसको लीक किया, बाद में डी क्लासिफाई होने से पहले खबर निकाली। उस मूवी का नाम है किल द मैसेंजर। हुँ, वो देख लें, वो बैन हो गई हुई है मूवी, हो सकता है आपको नेट पे ना मिले, हुँ, मुश्किल से ढूंढने से मिले। किल द मैसेंजर वो रियल हुँ, लाइफ स्टोरी है कि एक जर्नलिस्ट ने सीआईए के पेपर डिक्लासिफाई किए कि कैसे ये लोग अफगानिस्तान से ये सारी ओपीएम करवा कर और अफ्रीका के जंगलों के अंदर से ये सारा ड्रग उठवा कर कैसे इधर साउथ अमेरिका के अंदर और इसी तरीके से रशिया के अंदर, चाइना के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर जहां पर जो है ना वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट खड़े होते थे, उनसे लड़ने के लिए इन्होंने ड्रग्स वहां पर फैलाए। तो इनकी तो पूरी की पूरी मार्केट थी, पूरी की पूरी मार्केट। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि यहाँ पर शरीयत नाफिज हो? अफगानिस्तान अगर शरीयत नाफिज करेगा, ये तो सबसे बड़ी मार्केट है हमारी। अच्छा हाँ, चलो वो तो बैन हो गई है, वो तो बैन हो गई है, किल द मैसेंजर। टॉम क्रूज की मूवी आई जो कि उसका टाइमलाइन में सेम है, प्रीक्वल नहीं है, सीक्वल नहीं है, सेम टाइमलाइन है, या हो सकता है हुँ, प्रीक्वल हो। टॉम क्रूज की मूवी है अमेरिकन मेड, वो तो बैन नहीं हुई क्योंकि उन्होंने उसको फिक्शन का नाम दे दिया है। टॉम क्रूज उस पायलट का रोल अदा कर रहा है जो पायलट सीआईए के कहने पर ड्रग्स फेंका करता था। हुँ, अमेरिकन मेड, वो जाके मूवी देख लो, वो नहीं बैन हुई, उसको सिर्फ उन्होंने फिक्शन कहा। किल द मैसेंजर को बैन कर दिया। तो ये वो चीजें हैं, हकीकतें हैं भाई। आपका सारे का सारा ड्रग, आपका सारा अल्कोहल, सारी जो टबाको कंजप्शन है, इंटॉक्सिकेंट जितनी है सारी बैन हो जाएंगी। आपकी जितनी औरतों के नाम पर जो प्रोस्टिट्यूशन होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, औरतों के साथ सेक्स वर्कर बनाकर उनके साथ सारा चीज की जाती है, इस्लाम वन फॉर ऑल कहेगा कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो इन चीजों को। ठीक है, रेप की सजा क्या होगी? सजाए मौत। कोई हॉस्पिटल के अंदर घुस के किसी महिला को रेप नहीं कर सकेगा, कोई कॉलेज के अंदर रेप नहीं कर सकेगा, सजाए मौत। पता है कुरान क्या कहता है? सजाए मौत तो कोई भी कह सकता है जी, चाइना के अंदर भी सजाए मौत है, ईरान में भी है, फला जगह पर भी है। हुँ, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यस, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, जो धंधा ये कर रहे हैं झूठ के नाम के ऊपर, हुँ, वो सारा हुँ। ठप हो जाएगा। विष्णु साहब, सूर्य कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है दोषी को, अधर्मी को सजा चौंक के अंदर देनी है, ये है इस्लाम। कुरान कहता है चौंक के अंदर, बलात्कारी को चौंक में टांगना है, अपराधी को चौंक में टांगना है। इसलिए इस्लाम को कहता है वेरी बारबैरिक, वेरी ब्रूटल। क्यों? तेरे अंदर का शैतान मरता है, तेरे अंदर का अधर्मी डरता है। चौंक के अंदर खड़े करके एक बलात्कारी को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाएंगे ना, है लाइव टेलीकास्ट करके। अभी तो बिश्नोई गैंग को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जा सके। तुम्हारे एजेंडे को सलाम है, देश में अच्छा, नफरत फैलाने वालों। इसमें एक अच्छा, चीज़ और अब जोड़ अब दें अब मुझे 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 मेरा 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 कैमरा बड़ा सेट हो गया, मुझे सीन सेट करने दे। हैं?
आमिर भाई अभी इसमें एक चीज और ज़ूम जोड़ कर दें। करके अभी ज़ूम कर करके बिश्नोई के लेटर दिखाते हैं। हाँ, उसको हटा देते हैं जहाँ पर जेएसआर लिखा हुआ है, ताकि कोई ये ना कहे कि हिंदू है। हुँ? आम ये टांगे ना आमिर चौक के अंदर जो रेपिस्ट है, उसकी लाइव टेलीकास्ट दिखाएँ, जिसने उस महिला के साथ रेप किया था हॉस्पिटल के अंदर, बैंगलोर में। डालें चौक के अंदर उसको, फांसी दें। सही नहीं बात। देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि कई पॉलिटिशियन रगड़े जाएँगे भई। कई सही लड़कियाँ बात। सामने आ जाएँगी, वो कहेंगी फलाँ पॉलिटिशियन ने मेरा ये किया, फलाँ के वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं। ना, नहीं अच्छा, आएँगे। इसमें एक चीज़ और, चूँकि आपने बहुत अच्छा इस विषय का एनालिसिस किया। कुरान जो है सूरह अल बकरा में ब्याज को भी बैन करता है। बिल्कुल, बिल्कुल करता है। और अगर इस चीज़ को भी अगर अमल में लाया जाए तो तब तो पूरी की पूरी ये इंडस्ट्री आप देखिए, पूरा का पूरा शेयर मार्केट जो चाहे चीज़ें इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हुँ, उस पे भी हुँ। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना है। जो ब हाँ, पढ़ना चाहिए। आपको पता है मेहता मेहता स्कैम हुआ था जी, जी, बिल्कुल। 1990s में, मेहता बिल्कुल, स्कैम बिल्कुल। का। वो सारे का हुँ, सारा यही इंटरेस्ट की इंडस्ट्री थी, ब्लैक मनी हुँ, था, स्कैम हुआ। ओरिजिनल मनी तो था ही नहीं। जी, सारी जी, की बिल्कुल। सारी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सारी आपके धोखे पर और वहम पर चल रही है। उसने भी तो ये हुँ, स्कैम किया। अमीर हुँ, अमीर से हुँ, अमीर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीब होता जाता है। हुँ, अरशद मेहता का जो स्कैम था इसी बेस पर था। खैर, अभी हुँ, सुने ज़रा, इस्लाम क्या करता है विष्णु साहब? इस्लाम सिर्फ़ आपको प्रॉब्लम डायग्नोज़ करके नहीं देता। इस्लाम आपको सॉल्यूशन देता है, अल्टरनेट। ये है इस्लाम की खूबसूरती। मुझे इस्लाम सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था ना, जब मैं इस्लाम छोड़ने के बाद वापस आया था, उसके पीछे जो मूल्य कारण था ना, सबसे बेसिक रूट कारण, वो ये था कि मैंने हमेशा देखा कि इस्लाम जब पॉइंट आउट करता है ना कि ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देता है और वो सॉल्यूशन होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। अभी पायलट प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग के रशिया के अंदर। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई थी कि रशिया ने रिक्वेस्ट की है मुस्लिम्स बैंकर्स को वहाँ पर कि आके इन्वेस्ट करें। उनमें कई पाकिस्तान के बैंक भी गए हैं। हुँ? अच्छा। इस पायलट बैंकिंग चल रही है। उन्होंने कहा अगर ये सक्सेसफुल रहा, तो हम इन पायलट प्रोग्राम्स को रशिया के और कहीं जगहों पर भी लगाएँगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। टर्की को भी इन्वॉल्व किया उन्होंने, ठीक है? तो ये देखो ब्रिक्स है, ब्रिक्स, ब्रिक्स जो हुँ, डॉलर की इकोनॉमी है उसके खिलाफ ही खड़ा हुआ है ना, अल्टरनेट पैदा किया कि नहीं किया ब्रिक्स का? यानी हुँ, डॉलर हुँ, का, किया, ब्रिक्स खड़ा किया, चाइना, इंडिया इन्वॉल्व हो गया उसमें, रशिया इन्वॉल्व हुआ, ठीक है ना? हुँ, फिलीपींस इन्वॉल्व हो गया, कई लोग बांग्लादेश में कई लोग इन्वॉल्व हुए। तो हुँ, इ इ इ याद रखना है, हमने इस मिथ को तोड़ना है। असल मसला ये है कि आज का व्यक्ति, आज का इंसान, इस्लाम सिर्फ मुसलमान के लिए सॉल्यूशन नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, इस्लाम इस पृथ्वी के ऊपर बसने वाले हर मनुष्य के लिए सॉल्यूशन पेश करता है, चाहे वो उसको मानता हो या ना मानता हो, चाहे वो उस पर बहु उसका पालन करे या ना करे, वो उसको सॉल्यूशन पेश करता है। मसला ये बहुत-बहुत है, धन्यवाद आमिर भाई। हमने उस मिथ्या के अंदर जीने का शायद सोच लिया है कि हम उसी जी, मिथ्या के अंदर जीते रहें। जैसे दुनिया चल रही है चलने दो। ओ कौन बदलेगा जी? कैसे बदलेंगे जी? फलाना बदलेंगे। यार ना बदलो, ना बदल सकने की शक्ति है। बोलो तो सही, आवाज़ तो सही उठाओ। हम नहीं कह रहे किसी को मार काटने की बात करो, सत्य बोलो तो सही यार। सही बात। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद ठीक हो आमिर गया भाई। विष्णु? मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया। एक सुझाव मैं आपकी इस पूरी बात को देने के बाद देना चाह रहा हूँ। हुँ, वक़्त हुँ। मिले तो कुछ लिखा करिए। बहुत अच्छा आप विषयों का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू। लिखने का समय नहीं है, बोलने का समय है। लिखने का समय लेकिन मेरे पास नहीं आते-जाते है और मैं समय, लिखने में बड़ा यात्रा कच्चा करते हूँ। समय लगा पे कुछ लिखिए ज़रूर। और ये इंशाल्लाह, मेरी हफ्ते में 1 दिन लिखिए, लेकिन लिखिए, प्लीज़ लिखिए, मेरे कहने से लिखिए। ये एक शौक भी पालिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। विष्णु भाई तो दोस्तों बड़ी प्यारी बात चल रही थी।